हाँ जी। तो बेसिकली हमारा क्या रहने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, देखो, इंडक्टिव इफेक्ट करवाने वाली हूँ। गुड इवनिंग बच्चे। इंडक्टिव इफेक्ट होगा आपका हाइपर कंजुकेशन, जो आपका 12th के हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी काम आएगा, फिर वहां पे नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, मेरी भी अच्छा। हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट। ओके मैम। स्तुति क्या, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो गया, और तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, राइट। और तुम्हारा यस मैम। म्यूसोमेरिक इफेक्ट, या तुम जिसको बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट, ये वाला हमें कवर करना है। क्या क्या इसमें चाहिए, किसकी क्या प्रायोरिटी होती है, किसको हम पहले बेसिकली प्रायोरिटी देंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जितना भी हमारा जीओसी चलेगा। और इनके साथ साथ बीच में आपको कार्बोकेटायन भी दिखता रहेगा, बार 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 कार्बन आयन भी दिखता रहेगा, और आपको फ्री रेडिकल्स भी दिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा। और हमें ये वाला बेसिकली जो जीओसी कंप्लीट करना है, जितना मैंने सोचा है, वो 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक खत्म हो पाता है या नहीं हो पाता, अदरवाइज फिर आपके एग्जाम्स के बाद रिज्यूम करेंगे इसको। चलो ठीक है, ओके। तो बच्चे सबसे पहले ना हम देखेंगे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या चीज है। इंटरमीडिएट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो आप कार्बोकेटायन देखते हो, ध्यान से सुनना, जो आप कार्बोकेटायन देखते हो, जो आप कार्बन आयन देखते हो, और जो आप फ्री रेडिकल्स पढ़ते हो, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, इंटरमीडिएट्स है। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा कार्बीन भी होता है, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, नाइट्रीन भी होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं तुम्हारे, इंटरमीडिएट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस किया था, बिल्कुल हल्का सा, SN1 और SN2, याद है सबको। ठीक है, तो बेसिकली यस बच्चे क्या मैम। होता है, जब आप कोई रिएक्टेंट लेते हो, ठीक है, उसमें आप रिएजेंट, ये आपको बहुत बार दिखेगा। जो जनरली अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से दिखाऊं, तो जो एरो के ऊपर लिखा जाता है आप उसको रिएजेंट बोलते हो। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि रिएक्टेंट आप लेते हो और रिएजेंट का अटैक, मतलब बेसिकली जो भी रिएजेंट है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो, चाहे कुछ भी हो, एसिड हो, कुछ भी हो, अगर आप सोचते हो कि उसका अटैक करवाने से रिएक्टेंट पे आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाता है, तो ये आप गलत सोचते हो। प्रोडक्ट मिलने से पहले बच्चे आपको इंटरमीडिएट मिलता है, कभी भी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप कोई रिएक्शन कराते हो, पहले इंटरमीडिएट बनता है, वो इतना स्टेबल नहीं होता, फिर वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है आपका बच्चे प्रोडक्ट में। जो आपको मेन, जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है वो, प्लस आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको, अब ये इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं, ये इंटरमीडिएट आपके कार्बोकेटायन भी हो सकते हैं, कार्बन आयन भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, ये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेस किया, बोलो। मैम फ्री रेडिकल के नीचे क्या लिखा है ऊपर? ऊपर नीचे ये कार्बीन है बच्चे, ऊपर है कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे CH3 पॉजिटिव, तो आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल कार्बोकेटायन है ना। CH3 नेगेटिव का क्या मतलब है, ये आपका मिथाइल कार्बन आयन है। फ्री रेडिकल क्या होता है, अगर आप CH3 के ऊपर रेडिकल लगा देंगे, रेडिकल बेसिकली ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। कार्बीन क्या होता है, कार्बीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या कार्बन के पास, तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ऐसे ही आपका नाइट्रीन है, इसके पास भी क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप देख रहे हो सब में चार्ज आया हुआ है। कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कार्बीन में भी क्या है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रेन में भी ऐसे होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तभी तो इंटरमीडिएट बनते ही डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये सारे मैंने आपको बताए हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, अब इनको डिस्कस करने से पहले, डिस्कस करूंगी इसको, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने हैं। क्योंकि कार्बोकेटायन के क्वेश्चन ना, अगर आप डायरेक्ट सपोज आप कोई भी जेई मेंस का या नीट के लेवल का कार्बोकेटायन उठा लो, का क्वेश्चन उठा लो, आपसे वो सोल्व ही नहीं होगा जब तक आपने बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट,
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब अगर नहीं पढ़ा है तो आप कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो इनको पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट ये सब चीजें होती क्या है, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन बन के आता है बच्चे वो सबको मिला के बन के आता है, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज हो रहा होता है, जिसमें आपका मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट भी यूज हो रहा होता है, जिसमें आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी यूज हो रहा होता है। ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि जो ये तीनों फैक्टर लग रहे हैं उसमें से हमें प्रायोरिटी किसको देंगे, देन आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो वो तो अभी बहुत बात की बात है, पहले हमें 1 बाय 1 ये सीखना है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे बॉन्ड फ्यूजन, किस तरह से आप जो है बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हो। ठीक है जी, सबको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। सपोज आपके पास ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है या मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है, ये लिखा है। अभी आप इसको ना 3 तरीके से ब्रेक करवा सकते हो। अभी आप उसको बच्चे 3 वे, देखो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें हमारा जो मेन फोकस है बच्चे वो इन तीनों पे, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल पे, जिसमें से भी अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे तो वो कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन को। हाँ, कार्बीन को डिस्कस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब मैं आपको वो कराऊंगी हेलो एल्केन है, पता नहीं कौन सा चैप्टर है जिसमें रीमर टीमन रिएक्शन आती है, रीमर टीमन रिएक्शन होती है, उसमें कार्बीन नाम का इंटरमीडिएट बनता है, तब वहां पे हम देखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फर्स्ट 3 पे रहेगा। चलो देखो, अभी बॉन्ड को बच्चे आप 3 तरीके से ब्रेक करवा सकते हो। तो पहला जो है, पहले आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। बेसिकली जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किस पे शिफ्ट हो गए हैं बच्चे, ए पे शिफ्ट हो गए हैं। और अगर ए पे शिफ्ट हो गए हैं तो क्या बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव और ए पे क्या होगा, नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। अभी मैं आपको लिविंग ग्रुप वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ कि ए लिविंग ग्रुप है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही, अभी मैं आपको जस्ट ये समझा रही हूँ कि बॉन्ड को आप किस किस तरीके से ब्रेक करवा सकते हो। ठीक है, और क्या तरीका है बच्चे, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे आज मेरे को और बैचेस के दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बच्चे क्या तरीका है कि आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाते हो कार्बन की साइड पे, तो क्या बनेगा आपको इधर देखो, कार्बन पे नेगेटिव और ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, कार्बन आयन। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है ना। इस बॉन्ड का देखो ना इधर, ये आपको पता है सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ शिफ्ट करवा रही हूँ, कार्बन की तरफ शिफ्ट करवा रही हूँ। तो कार्बन की तरफ शिफ्ट करवा रही हूँ तो इसलिए कार्बन पे नेगेटिव आया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं ए की तरफ ब्रेक करवा रही हूँ, तो इसलिए ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ए मींस क्या है बच्चे मैंने अभी बोला ना कि मैंने ए को कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, वो कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, वो लिविंग ग्रुप नहीं भी हो सकता। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि किस किस तरीके से आप बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हो, और कुछ भी नहीं। माइनस साइन आएगा। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हो बेटा, फिर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ऊपर वाले में आपने ए पे करवाया तो इसलिए माइनस साइन आ गया, और हाँ नीचे हाँ हाँ, क्यों ओके करवाया मनोज, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ शिफ्ट करवाई है, नीचे वाले में आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट करवाई है, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अगर ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बन है। ठीक है, अभी एक आशुतोष ने बोला कि मैम एक ये वाला भी होता है, तो हाँ बिल्कुल, ये तो दोनों हिट्रोलिटिक क्लीवेज के एग्जाम्पल थे। अगर मान लो आप इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चे, आपके बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये मैंने आपको कहाँ सिखाया था, अगर आपने मेरी ऑर्गेनिक की क्लास ली होगी बहुत स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको ये होमोलिटिक क्लीवेज बताई थी। होमो का मतलब क्या हुआ, लिटिक का मतलब टूटना। ठीक है, होमो का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा, एक कार्बन को और एक ए को। जबकि ये बाकी दोनों क्या थे, दोनों हिट्रोलिटिक क्लीवेज थे, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे जाएंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन सी पे आएंगे। तो ये कैसे हैं बच्चे, ये कैसे इंटरमीडिएट है, ये फ्री रेडिकल है। ये क्या है बच्चा, फ्री रेडिकल है। क्या इतना क्लियर हुआ, बॉन्ड को कैसे मूव करवाना है, बता दीजिए। फ्री मनोज? रेडिकल देखो फ्री रेडिकल ना सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं, या बहुत ज्यादा जब आप हीटिंग करवाते हो तब मिलते हैं। ठीक है, तो मनोज अगर आप, ये मैंने क्या दिखाया ध्यान से देखो, हाफ एडिडेरो से दिखाया, अगर आपको दिख पा रहा है तो। हाफ एडिडेरो का मतलब क्या है मनोज, कि आप एक इलेक्ट्रॉन सी को दे रहे हो, आप एक इलेक्ट्रॉन ए को दे रहे हो।
तो बेसिकली फ्री रेडिकल इज व्हाट, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है आपकी फ्री रेडिकल। तो आप देख पा रहे हैं एक कार्बन पे ये डॉट लगाया है मैंने, डॉट नहीं है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। नहीं अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कराया, टेंशन मत लो, अभी जस्ट मैं स्टार्ट ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये अब समझ में आया कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कार्बन आयन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, कैसे बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे, समझ में आ गया इतना, ताकि मैं आगे चलो चलो आगे आते हैं। अभी हम शुरू करते हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है, चाहे हम थोड़ा लेट कर लेंगे लेकिन सारा समझ में आना चाहिए जितना आज करवाऊंगी। तो बच्चे अभी हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। तो बेसिकली बच्चे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं होता, कुछ इफेक्ट होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो आपका टेम्परेरी इफेक्ट होगा, मतलब वो कभी लगता है कभी नहीं लगता। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पे लग रहा है किसी मॉलिक्यूल में तो डेफिनेटली वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो परमानेंट इफेक्ट है, और ये किस पे लगता है, हमेशा मॉलिक्यूल पे लगता है, एटम पे नहीं लगता। सुन लियो ध्यान से, हमेशा ये मॉलिक्यूल पे ऑपरेट होगा, एटम पे ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। अभी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है वो समझते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन देख लो अगर आपको लिखनी है तो। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखो, परमानेंट, एक एक वर्ड को पकड़ते जाओ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप। क्या समझे, चलो समझते हैं इसको, मैं क्या बोला मैंने। देखो बच्चे, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखूं CH3 तो आप पहले तो मुझे ये बताओ, जो ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये कोवेलेंट है या कैसा कोवेलेंट, मतलब पोलर कोवेलेंट है या कोवेलेंट है, या मतलब कैसा बॉन्ड है ये बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, इसका मुझे आप डाइपोल मोमेंट बता दो, तो आप बोलोगे मैम 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर है तो मतलब पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठाओ। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगता है, जहां पे कुछ पोलैरिटी डेवलप हो। जैसे यहाँ पे देखो, इधर देखो एक बार, ये देखो, अभी ये क्या है, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहां से खींचेगा, कार्बन से खींचेगा, ठीक है। तो हम क्या दिखाते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर को है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, पोलैरिटी डेवलप हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं पार्शियल। डेल्टा बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा बच्चे, पार्शियल वर्ड यूज करोगे वो ज्यादा बेटर है। तो ये क्या, पार्शियल सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखते हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मैंने अभी क्या बोला, डेफिनेशन पढ़ो सारे बच्चे। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड, कहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन का, वो किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएगा। तो पहले ये बताओ, डेफिनेशन क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, ध्यान से सुनते जाना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। पहला है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये सारे मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी, टेंशन मत लो। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, कोई बात नहीं मिशबा, ये देखो इधर एक बार, ये ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, ये ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, बहुत ईजी है, ठीक है। मेन कहाँ फंसते हैं बच्चे, क्वेश्चन पे कैसे लगाना है इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। डेफिनेशन समझना इज नॉट अ बिग डील। इधर देखो, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, वो इससे खींचेगा। बताओ इधर वाले बॉन्ड है, अगर मैं उसको थोड़ा ऐसे दिखाऊं, अगर आपको लगता है कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के पास, यहाँ से खींचेगा। खींचने का मतलब क्या है, इधर देखो ना, पुल करेगा अपनी तरफ इस तरह से। तो क्या मैं इस पे दिखा दूं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। यस मैम।
कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ये किससे खींचेगा, इस वाले कार्बन से खींचेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आप दिखाते हैं डबल पार्शियल, बेसिकली डबल डेल्टा दिखाते हैं। जो डेल्टा है वो क्या दिखा रहा है कि बेसिकली जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो डिस्टेंस के साथ साथ बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो सीएल है वो तो यहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये किससे खींचेगा, इससे खींचेगा, तो इस पे और ज्यादा वीक हो जाएगा। अब ये इससे खींचेगा, ये और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। मैम ये डबल पार्शियल ट्रिपल पार्शियल इफेक्ट ये कैसे आ रहा है? यस मैम। मनोज अभी मैंने क्या बोला, देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सीएल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो सीएल क्या है ये बताओ, सीएल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन को पुल किससे करेगा, इस वाले कार्बन से ज्यादा कर सकता है या CH2 वाले से ज्यादा कर सकता है? अगर मैं 1 2 नाम दे दूं, CH2 वाले फर्स्ट से करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, तो बच्चे वो भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्या वो इसके जितना खींच पाएगा क्या जितना सीएल खींच रहा था? नो मैम। नो मैम। ये क्या दिखा रही हूँ मैं, डबल डेल्टा दिखा रही हूँ, कि मतलब इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ रिड्यूस हो रहा है। अब इस वाले पे देखो और कम हो जाएगा, इस पे देखो मैंने 4 डेल्टा दिखाए हैं, ये और कम हो गया। समझ गए, जल्दी बोलो। यस मैम। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाला पॉइंट आई थिंक क्लियर कर दिया मैंने, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट आता है। थर्ड वाला मैंने बोला ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, और ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट आप सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट करवाते हो, है ना, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट को देख रहे हो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। अगर आप फोर्थ कार्बन पे आते हो तो उस टाइम पे आप ये मान सकते हो कि अरे अपने आप को म्यूट करो। निबिता कैन यू, निबिता मैम आप म्यूट कर दो। मैं म्यूट, बच्चे फिर सारे हो जाओगे ना। एक काम करती हूँ, हो गई वो। अच्छा मैम कर लिया म्यूट। ठीक है, ओके ओके। बच्चे ध्यान रखा करो, क्या बता रही थी देखो मैं भूल भी गई। हाँ तो हाँ मैं ये बता रही थी कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, तो ये वही चीज है, डिस्टेंस के साथ साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी कम वीक होता जाएगा, और अगर थर्ड कार्बन एटम से ज्यादा आप देखते हो तो वहां पे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये सबको समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ। यस मैम। चलो इसके बाद हमें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक तो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हो आप, एक माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, आपको दोनों समझना है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो देखो बच्चे, अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगाती हूँ, ध्यान, कोई बात नहीं निबिता आगे से ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगाती हूँ, अब यहाँ पे बच्चे दो ग्रुप हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे दो ग्रुप हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा या वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हो सकता है कि यहाँ पे जी जो हो ऐसा ग्रुप हो जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाएगी, कार्बन की तरफ जाएगी। अगर मान लो मैं कोई ऐसा ग्रुप ले लूं जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो अपने पास पुल करेगा। ये क्लियर हुआ, पहले बताओ। यस मैम। तो इसमें भी वही फंडा है, अगर मान लो तुम्हारा जो जी है, जो तुम्हारा जी है वो क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, कहीं भूल जाओ ईडीजी क्या है, इलेक्ट्रॉन, मनोज बच्चे पूरा सुना करो, अगर मान लो तुम्हें 2 सेकंड में नहीं समझ में आता, पूरा सुना करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इतना जल्दी वो हाइपर मत हुआ करो, तुम टेंशन ना लिया करो, है ना, सब समझ में आएगा। ईडीजी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सपोज मैंने जी कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन देना जानता हो, जो इलेक्ट्रॉन दे, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को ही देगा ना, जल्दी बताओ, है ना। अगर कार्बन को देगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट होगा, एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ अनिकेत ने क्या बोला है, एक सेकंड बेटा मैं देख रही हूँ। मैम इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस पे, यस, अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट आपका कम होता जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ओके।
अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो इलेक्ट्रॉन को देना जानता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ऐसे ही इस पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको मान लो del 2 माइनस से दिखा देती हूँ, इसको del 1 से दिखा देती हूँ। इसको किस से दिखाऊंगी, ये देखो इधर del 3 माइनस। और मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, del 3 माइनस इज ग्रेटर देन del 2 माइनस और इज ग्रेटर देन del 1 माइनस। बोलो हाँ या ना। यस समझे इस चीज को, लॉजिक समझे। जबकि उसमें क्या था, उल्टा था। जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl लगा रही थी तो उसमें उल्टा था, लेकिन अब तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस कार्बन पे बढ़ी, इस पे है, ये और देगा, ये और देगा। तो बेसिकली del 3 वाले की जो आप बोल सकते हो, del 3 वाला जो चार्ज है वो ज्यादा होगा नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा अभी ना इसको आप और क्या बोल सकते हो बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या सॉरी, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हो। और इसको आप बोल सकते हो प्लस आई ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अच्छा अभी माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट देखो, अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। मैं कैसा ग्रुप लगा दूं, अगर वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, लिख लो। वैसे तो EWG आपको मिलता है, लेकिन पूरा लिख लो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना, फिर भूल ना जाओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और इसको माइनस आई ग्रुप भी बोलते हैं। जो अभी मैं आपको सीरीज दिखाऊंगी पूरी, टेंशन ना लो, और आपको ये भी बता दूंगी उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही जैसे मैंने Cl वाला एग्जांपल लिया था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये चार्ज और कम होता जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया था। तो दो समझ में आ गए कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, जल्दी बताओ। यस मैम। चलो अभी हमें सीरीज देखनी है। अब कहोगे मैम ये क्या लिख दिया, हमारे तो ऊपर से चला गया। ऊपर से नहीं जाना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लर्न करना है। देखो ध्यान से सुनना, माइनस आई वाले कौन से ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे। ध्यान से समझना, कंसेप्ट है, इस सीरीज में भी कंसेप्ट है। माइनस आई वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। प्लस आई वाले कौन से होंगे, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अभी देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं ये सीरीज आपको बताऊं, देखो जो पहले वाले चार है सब में देखो NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो बता देना, और ये NH3 पॉजिटिव। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, और अगर खींचना चाहेगा तो वो कहाँ पे आएगा बच्चे, माइनस आई सीरीज में आएगा। क्या क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। अच्छा F3 का ज्यादा क्यों हुआ, F3 का ज्यादा क्यों, क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मारना। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम एक बार दोबारा समझा दो, क्या बोल रहे थे? कहाँ चली गई थी तुम? मैम कहीं नहीं थी, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा फिर ठीक है, ये फिर भी चलेगा बच्चे। मैंने बोला कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है करिश्मा, कि बहुत ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा भूखा हो गया वो इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हो, अब तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो ये किस में आएगा बच्चे, माइनस आई सीरीज में। अब आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना इसका कि इसके पीछे ये आएगा ये आएगा। हाँ, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी यूट्यूब वीडियो पे, लेकिन मैं वो ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या लर्न करना है। ध्यान से सुनो, एक तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, NO2 का सबसे ज्यादा होता है। ये तो आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं, जो पहले चार है ना, ये देखने को कम मिलते हैं। मेन आपको NO2 देखने को मिलेगा। ध्यान रखना NO2 का सबसे ज्यादा होता है, देन सल्फोनिक एसिड का, देन CN का। इसको तो याद कर लो, अभी के अभी मेरे सामने याद कर लो बैठ के। सबसे ज्यादा NO2 का, फिर आपका SO3H विच इज योर सल्फोनिक एसिड, और CN। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे एल्डिहाइड वालों की। एल्डिहाइड क्यों है, ये माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करता है, क्योंकि इधर देखो ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर कोई आके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये भी माइनस आई सीरीज में, जो भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो सारा का सारा माइनस आई में आएगा, तो COH। उसके बाद आपके जितने भी हेलोजेंस हैं वो सारे भी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद आते हैं ये बहुत पीछे वाले, देखो जैसे OR हो गया, OH हो गया, R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये आपका क्या हो गया, एल्काइन हो गया, ये आपका NH2 हो गया, ये आपका फिनाइल हो गया, और ये आपका H हो गया। H सबसे बाद में क्यों आया, और ये बीच में डबल बॉन्ड है। अभी देखो ध्यान से सुनो, इतना कंफ्यूज मत हो, ये किसकी बेसिकली H को रेफरेंस मान के ये सीरीज बनाई गई है। ध्यान से सुना, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते थे, SHE को रेफरेंस मान के हम बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देते, ऐसे इसमें भी हमने H को रेफरेंस मान के बाकी सबको लिया है। तो आपको ना जो ये वाले लास्ट वाले हैं ये याद रहे या ना रहे चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली कहीं ना कहीं मीजोमेरिक इफेक्ट भी दिखाते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सारे हेलोजन, ध्यान से सुन लो, सारे हेलोजन CHO COH, और सबसे पहले आता है NO2, देन सल्फोनिक एसिड, और देन Cl। ये क्या लिखा है पहले तो मुझे तुम ये बताओ, जो तुमने ये OH का जो ये तुमने ये लिखा है O डबल बॉन्ड H, ये क्या बना दिया तुमने, ये कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर गया, हाइड्रोक्साइड का। अनिकेत ये कौन सा हाइड्रोक्साइड, उसने लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H इज इक्वल टू 0। यस मैम। एक सेकेंड, क्योंकि अच्छा ठीक है मैंने OH पढ़ लिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोचू ये कौन सा बना दिया भाई ये बॉन्ड। बच्चे इंडक्टिव H को बच्चे रेफरेंस माना है, H को रेफरेंस मान के निकाला है। H जो है इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा अनिकेत, H इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसी को ही रेफरेंस मान के बाकी सबका निकाल दिया गया। अनिकेत मैंने ना उसने कम को ना सीरियसली मानकर 0 ले लिया। हाँ कम होता है, कम मतलब इनके कंपैरिजन में सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद आओ बच्चे प्लस आई सीरीज वाले, वही प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो देखो ना CS2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO नेगेटिव, फिर आपका टर्शरी वाला ग्रुप आ जाता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है, ये इजी है। और दूसरा क्या है ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के आपको पता है 3 आइसोटोप होते हैं, तो ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, उसका ये रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटियम वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लस आई ज्यादा होगा उसका इफेक्ट, देन ड्यूटेरियम का होगा, देन प्रोटियम का होगा। तो ध्यान रहेंगी ये चीजें, ये आपको ना जैसे जैसे बच्चे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आती जाएगी, इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इतनी मुश्किल है ही नहीं ऑर्गेनिक। चलो आगे, चलो अभी हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, रेडी हो जाओ तुम। बस एक ये ध्यान रखना, जो आपका R होता है, R क्या है यहाँ पे, कार्बन है, वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, अभी आगे पढ़ोगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। इसमें क्या होता है बच्चे, इधर देखो, जो आपका मैग्नीशियम होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं आप। तो बेसिकली ये कार्बन आयन में बेसिकली जो इंटरमीडिएट होता है इसमें, इन वाली रिएक्शंस में कार्बन आयन होता है, बिकॉज कार्बन पे क्या आता है इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनमें से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूछा जाएगा, इनमें से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूछा जाएगा। हाँ मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, अभी हम एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे कि जो ये मैंने कंसेप्ट समझाया है इसको क्वेश्चंस पे कैसे लगाओगे। चलूं, बोलो जी। यस मैम। चलो अच्छा, चलो सबसे पहले आता है बच्चे तुम्हारा एप्लीकेशन वाला फर्स्ट पार्ट आता है, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है। अभी बेसिकली जितना मैंने तुम्हें समझाया है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की और एल्कोहल की। तो देखो बच्चे ध्यान से सुना, बिल्कुल ना अपने कान नाक सब खुले रखना। देखो इधर मैं यहाँ पे बना रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप जनरली एसिडिक बेसिकली एसिड की क्या डेफिनेशन पढ़ते हो, आप एसिड की क्या डेफिनेशन पढ़ते हो बच्चे? मैम H+ आयंस। H+ आयन रिलीज होता है, आप यही बोलते हो। तो H+ आयन रिलीज होने का क्या मतलब है, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाऊंगी, पहले तो ये बताओ। हाँ यस मैम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम।
क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ या ना? सुनते जाओ मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, ये सारी ऑर्गेनिक में काम आए। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? अरे चुप क्यों हो गए? रेजोनेंस नहीं पढ़ा क्या? यस मैम। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना? यस मैम। अच्छा, एक और चीज लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। ROH एल्कोहल है, यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिखूं, RO नेगेटिव आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, बोलो। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी आपको, ध्यान से सुनो, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए, जो कि आएगा, जो कि पेपर में आएगा, तो आपको चेक ये करना है कि जब आप H प्लस बाहर निकालते हो और उसके बाद जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्या वो स्टेबल है? फिर से बोलूं, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, जब आप H प्लस बाहर निकालते हैं और H प्लस को बाहर निकालने के बाद जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है, आपको ये चेक करना है क्या वो स्टेबल है। अब वो स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है। समझे कि नहीं समझे? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ, लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी लिखो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस यू हैव टू चेक, जिसपे नेगेटिव चार्ज आया, यू हैव टू चेक कार्बोनाइन स्पीसीज इज स्टेबल और नॉट। H प्लस के बाद क्या लिखा है? आफ्टर द, लिख लो, मैं बोल देती हूँ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस यू हैव टू चेक कार्बोनाइन स्पीसीज, बेसिकली जिसपे नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बोनाइन ही हुआ ना, कार्बोनाइन स्पीसीज इज स्टेबल और नॉट। जैसे ये वाली स्पीसीज देखो इधर, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रही है खुद को और ये इंडक्टिव इफेक्ट से कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। बोलो ना, सही बोला कि नहीं बोला? स्टेबल नहीं हुआ तो वो एसिडिक नहीं है। सुन लो ध्यान से, आशुतोष ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर वो स्टेबल नहीं है इट मींस वो एसिडिक नहीं है, वीक एसिडिक है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आपको ना 4-5 कंपाउंड देंगे भयंकर वाले बना बना के, और आपसे ऑर्डर पूछेंगे कि इसको एसिडिक ऑर्डर में लगा दो, ठीक है? समझे? चलो आगे चलते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज यहाँ पे R जो है -I इफेक्ट है, बेसिकली R जो है यहाँ पे -I ग्रुप है। अगर मान लो यहाँ पे मैं, इधर देखो, अगर मान लो यहाँ पे R कोई मैं माइनस ग्रुप लगा देती हूँ, -I, जिसका बेसिकली -I इफेक्ट है, तो -I इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उतनी जल्दी H प्लस बाहर जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? देखो ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आजा भाई, ये इससे खींचेगा, ये OH का बॉन्ड वीक, H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो -I ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिटी के? बताओ। यस मैम। और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गए +I के। इसको जल्दी से क्लाउड में बंद कर लो। हाँ जी बोलो, क्लियर है? अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, बस जितना समझाना था उतना हो गया, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले देख लो क्या करवाया है, देन हम क्वेश्चंस करते हैं। मैम एक बार रेजोनेंस स्टेबल बता दीजिए। क्या हो गया बेटा? रेजोनेंस स्टेबल कैसे है? देखो बेटा, मैंने ये बोला, अगर R ना तुम -I ग्रुप लेते हो, R सपोज तुम F फ्लोरीन ले लेते हो या NO2 ले लो, कुछ भी ले लेते हो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अगर R अपनी तरफ खींचेगा तो C ऑक्सीजन से खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक हो गया तो मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, H प्लस इजिली निकल जाएगा ना। हाँ अनिकेत, बच्चे बताऊंगी, बेसिक स्ट्रेंथ पे आऊंगी, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाओ, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें। देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ठीक है? तो आपको अगर दिख रहा है तो ABC मैंने 3 बना रखे हैं, ठीक है? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे बच्चे? एक तो आपको ये ध्यान रखना है ये वाला, और एक आपको याद रखना है DNP।
जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो पहले चेक करेंगे डिस्टेंस, फिर आप चेक करेंगे नंबर, फिर आप चेक करेंगे पावर। पावर क्या, किसकी पावर ज्यादा है, मतलब किसकी माइनस आई की पावर ज्यादा है। ठीक है, सिखाती हूं मैं कैसे लगाना है, पहले देखो इधर, एक मैं करवाती हूँ, सेकंड वाला आप करना। ठीक है, तो इधर देखो बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबको कंपेयर करो, यहाँ पे सब कुछ ये वाला सेम है, COH सेम है, देखो सब COH सेम है, बताओ हाँ या ना। यस मैम। चलो ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें एसिडिक ऑर्डर में लगाना है, यानी कि H+ को निकालना है। ठीक है, तो अभी हम किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है, नंबर सारे एक एक ही हैं, तो यानी कि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर गई है, पावर पे डिपेंड कर गई है। तो अब मुझे जब भी बता दो किसकी पावर ज्यादा होगी माइनस आई की, मैम NO2 NO2 की, फिर क्लोरीन की, और फिर CH3, क्योंकि CH3 तो भैया प्लस आई है, उसको तो देखते ही पीछे फेंको, उसको तो देखते ही पीछे फेंको, और B को सबसे पहले और A को फिर बीच में। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। यस तो मैंने किसका ऑर्डर लगाया है ये भी लिख लेना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। अभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सब में क्या है, COH है, Br है, यानी कि अपना DNP वाला करो। D क्या है, डिस्टेंस, D क्या है, डिस्टेंस। सबसे पहले आपको देखना है, तो देखो यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा है ब्रोमीन। काजल इधर देखो, पहले वाला समझ में नहीं आया जिसको, ये वाला देखो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगा है ब्रोमीन, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 1 2 3। कोई झूठी हाँ नहीं भरेगा कि मैम समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, तो आप देखो मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आपका एटम दूर होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि COH पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगाएगा, ये लगाएगा, Br लगाएगा, ये वाला C वाला। ठीक है, फिर कौन सा लगाएगा, A वाला, देन B वाला। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चे, सबसे पहले C का, फिर A का, और B का। ठीक है जी, ये हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना ना, एसिडिक नेचर को हम बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कर लो इसको। अब बोलो किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से समझाऊं मैं। क्लियर। सेकंड वाला कैसे हुआ? क्लियर मैम। पूजा बच्चे आप लेट आए थे ना आई थिंक। देखो बेटा पूजा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना पूजा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि COH क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे COH है, हर जगह COH है, तो आपको ये बताना है कितनी जल्दी H निकलेगा। समझ रहे हो, कितनी जल्दी H निकलेगा। तो यहाँ पे देखो Br यहाँ पे लगा हुआ है, इस केस में यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट वाले में सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो देखो ना, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इनमें होगी, देख पा रहे हो। यस मैम। और फिर किसमें होगी, A वाले में, देन सबसे लास्ट में किसमें होगी, B वाले में, क्योंकि वो Br बेसिकली COH से दूर चला गया, और दूर चला गया है वैसे दूर चला जाएगा, रिश्ता कमजोर, और रिश्ता कमजोर तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। ठीक है, चलो आप इन सबको डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हो ना? हाँ जी, आपको बच्चे ये ध्यान रखना है, DNP पहले आप डिस्टेंस को प्रायोरिटी दोगे, फिर आप नंबर को दोगे। नंबर मतलब कितने आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, देन आप चेक करोगे किसकी पावर ज्यादा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। अभी हम बात आते हैं एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स में कैसे करोगे, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सब में OH OH तो है, आपको ये देखना है कि किस केस में पार्शियल नेगेटिव। बच्चे आपको ये देख रहे हैं ना, H+ निकलेगा ना, तो देखो ना Br COH के पास है, तो ज्यादा इसमें आएगा ना पार्शियल नेगेटिव। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वो पार्शियल चार्ज जो है बहुत ज्यादा वीक होता जाएगा। ठीक है, चलो अभी अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल में क्या है, ध्यान से देखना, OH OH है। आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखो आशुतोष, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, सब में OH OH है, यानी कि हमें क्या बताना है कि यहाँ पे OH में H+ कितनी जल्दी, अरे पहले आंसर मत बोलो तुम लोग, यहाँ पे कितनी जल्दी H+ निकलेगा। बेसिकली आपको ये चेक करना है जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस केस में ज्यादा स्टेबल होगा।
क्वेश्चन को समझे सारे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ आप किस बेसिस पे बताओगे, जब आप H+ निकाल लोगे, H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा स्पीसीज पे वो कितना स्टेबल है। तो अभी देखो यहाँ पे, इधर देखो सारे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे तो क्या है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ है, CHO, हमें पता है CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 क्या है, बताओ जल्दी, +I है, वो तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा, वो तो नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, CH3 जो है आपके कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करता है, समझ रहे हो इस चीज को। लिख दूं क्या यहाँ पे साइड में, कहीं भूल जाओ, लिख लो, कार्बन आयन डिस्टेबलाइज, या ऐसे लिखती हूँ, एक सेकेंड रुको, +I ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बन आयन, ठीक है। और आप लिख लो -I ग्रुप स्टेबलाइज कार्बन आयन, यही तो बता रही हूँ इतनी देर से, ये लिख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे, लिखा करो साथ में, ठीक है। यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से कि अगर -I ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, और बन क्या रहे हैं, H+ निकालने के बाद कार्बन आयन तो बन रहे हैं, समझ गए इस बात को। चलो इस पे आओ भी, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा देखो डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर पे आओ, तो पावर किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा CHO की, तो B वाला सबसे आगे, C वाला सबसे पीछे और A वाला बीच में, क्योंकि A वाले के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि CH3 तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को। क्या ये समझे? यस मैम। यस मैम। चलो शाबाश, इतना समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लगा ना बच्चे, अभी बता देना लगे तो। नो मैम। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बनवाती जाऊंगी, जैसे जैसे मुझे भी याद आता जाएगा, थोड़े तुम खुद भी लिखते जाया करो, ठीक है। चलो आगे चलो, इस पे आओ बच्चे, इस पे भी वही वाला फंडा है, देखो अब इसमें भी क्या बताना, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ बताने, कितनी जल्दी, मतलब बेसिकली H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज हुआ। तो देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो मैं कैसे लगा दूं, अगर मैं इसको A नाम दूं और इसको B दूं, तुम अपनी मर्जी का BA क्या, मैंने तो नाम ही नहीं दिया। आगे आओ बेटा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर मैं इसको A नाम दूं और B नाम दूं तो आप कैसे चलोगे, पहले तो डिस्टेंस देखोगे, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है ना। नंबर चेक करेंगे, नंबर क्या है, देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो ज्यादा कौन होगा बताओ, फ्लोरीन वाला होगा। माना कि NO2 का ज्यादा है, ध्यान से सुनो, माना कि NO2 का ज्यादा है, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, नंबर देखो ना, 2 फ्लोरीन लगे हुए, क्लियर है ये चीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट NO2 से ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है DNP। ओके मैम। हाँ जी, चलो खुशी भी आई हुई है क्या, आज तो बहुत बच्चे आए हैं दूसरे ग्रुप से। चलो अभी हम चलते हैं आगे, चलो तुम भी पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, मैं बोलते बोलते मेरा, ठीक है। ओके मैम। अंकुश कहाँ गायब हो गए थे भाई सारे? यहीं पर हूँ जब से। अच्छा, इतने ध्यान से सुन रहे हो? यस मैम, मैं लिख भी रहा था ना मैम साथ में। अच्छा हाँ, हो सकता है कि तुम लोग पीछे रह जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल लिख के आई हूँ, तो तुम एक काम करना, ग्रुप से जो मैं नोट्स अपलोड करूंगी ना, वहां से कवर कर लेना, ठीक है। चलो यस मैम। आगे आओ, अभी देखो हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके वैल्यू को कंपेयर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अनामिका बच्चे आप DNP से देखेंगे, माना कि नाइट्रो का ग्रुप, जो नाइट्रो का बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ज्यादा, लेकिन आप देखो ना 2 फ्लोरीन लगे हो, 2 फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है आपके NO2 ग्रुप से, तो इसलिए मैंने कहा वो DNP वाला याद रखना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। क्या पक्का? अच्छा पक्का वैल्यू मींस पक्का नहीं, पे की है, PKA बता रही हूँ पी के वैल्यू को पक्का बोल रहे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। इधर देखो,
इधर देखो, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बी वाले की, फिर सी वाले की, और फिर ए वाले की। हाँ या ना? अगर इसको ये समझ में नहीं आए किसी को तो यस मैम, बता आ गया। चलो ठीक है। अभी आओ यहाँ पे, पीके वैल्यू क्या चीज है आपको याद है? आप एक डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते थे, आपको याद है? के ए देखते थे। तो बेसिकली Yes, ma'am. क्या होता था, जितना ज्यादा आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। याद आ रहा है क्या किसी को? हाँ मैम। याद आ रहा है? तो पीके क्या होता है बेटा, इधर देखो ना, पीके क्या होता है, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। पीके बच्चे ये होता है माइनस लॉग ऑफ के, फॉर्मूला होता है ये। समझ में आया? अब क्या नाम है मनोज? पीके Yes. क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के होता है। तो अगर बच्चे, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर के ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एसिडिटी भी क्या है, H प्लस को निकालने की वो है ना टेंडेंसी। तो अगर मैं बोलूं के ज्यादा है तो H प्लस की टेंडेंसी ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। यस तो मैम। देखो माइनस लॉग ऑफ के, कंफ्यूज नहीं होना। पी के ए क्या है? माइनस लॉग ऑफ के है। तो के बढ़ेगा, पी के कम होगा, तो पी के कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया? इसको जल्दी से आप स्टार मार्क करो और अपना एक बॉक्स बना के लिखो, बहुत काम का है। कर लिया? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। चलो अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा। अब मुझे कोई बता सकता है, पहले तो हम एसिडिटी का ऑर्डर लगाते हैं, पहले आप एसिडिटी का ही ऑर्डर लगाएंगे। अगर पेपर में आपसे पीके का ऑर्डर पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट मान नहीं बनेंगे और पीके का लगा के आ जाएंगे। पहले आप एसिडिटी का लिखना, फिर उसके बाद उसका अपोजिट करके आप पीके का लिखेंगे, चाहे आपको कितने अच्छे से आता हो वो क्वेश्चन। क्लियर है सबको? हाँ मैम। तो अब मुझे ये बताओ, यस मैम। ए और बी में से कौन ज्यादा वो है, एसिडिक है? किस केस में जो है H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज किस केस में ज्यादा स्टेबलाइज होगा, बताओ, ए में या बी में? ए में। ए वाले कौन है? ए वाले प्राणी बी हाथ में। उठाओ। बी। बेटा देखो ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp होता है। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? बी वाला करेगा। वाला। समझे? तो अगर एसिडिटी बी की ज्यादा है तो पी के वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी है। ए बी। ए बी। वही लिख दिया मैंने, हम सो सॉरी। ए बी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस आगे मैम। चलो, आगे आओ। पीएच वैल्यू। अभी पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस। समझे? पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस। तो अगर मैं बोलूं बच्चे, अगर तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और पीएच कम होगी। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस मैम। वैसे ना मैंने पीएच को गलत लिखा है, पीएच को ऐसे लिखते हैं, तो तुम लोग ना वो मत कहना कि मैम ने तो गलत लिख दिया था, ठीक है? मैं कई बार ऐसे लिख देती हूँ, तुम अपना ठीक कर लेना। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और पीएच कम होगा? पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। हाँ, पीके भी कम होगी, पीके भी कम होगी। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, CN लगा हुआ है और यहाँ पे NO2। तुम्हें पता है NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है CN से। तो अगर मैं एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगाऊं, एसिडिक का, ए इज ग्रेटर देन बी। A इज ग्रेटर देन बी, लेकिन हमें क्या बताना है? पीएच। तो पीएच का क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये पीएच तो तुम वहां पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, कौन से चैप्टर में आता है? अरे तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाले में आता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो बच्चे ध्यान होना चाहिए आपको। अब पूजा, अगर आपको नहीं यस मैम। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक काम करना, 11th की बुक आज ओपन करना और वहां देखना पीएच का क्या फॉर्मूला है, पीके का क्या फॉर्मूला है ना, तब याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे आओ। H प्लस का मतलब क्या हुआ?
H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो अब जल्दी बता दो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ए वाला होगा या बी वाला होगा? देखो ना, नाइट्रोजन है और ये SME है, तो बताओ कौन से वाला होगा, बी या ए? बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मतलब क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एसिडिक नेचर जो होगा बी का ज्यादा होगा ए से। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो, दिख रहा है सबको? एस वाला बाद में है, सल्फर वाला बेटा बाद में है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो इसके बाद आओ बेसिक स्ट्रेंथ पे। अभी हमने एसिडिटी देखा, अभी हम बेसिक देखेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है क्या? सही आ रही मैम क्लियर है। बच्चे एक बार तुम्हारी साइड से इश्यू है तो देखना एक बार। देखो बेसिसिटी कैसे करेंगे, एलिफेटिक अमीन्स का मतलब पता है क्या होता है? चलो अभी बताऊंगी, नहीं पता तो देखो। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में भी करवाया था। लिगेंड क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। बेसिकली लिगेंड क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को देते थे, है ना। लिगेंड क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिगेंड को लुईस बेस भी बोलती हूँ। तो बच्चे Yes, ma'am. जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे देने के लिए उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या यू कैन से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभी हम यहाँ पे बच्चे अमीन्स वाला बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, अमीन्स की बेसिसिटी डिस्कस करने वाले हैं, एलिफेटिक अमीन्स की। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एरोमेटिक अमीन्स वाले की नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अभी एलिफेटिक की करेंगे। और यहाँ से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर है अगर वो फ्री है, ध्यान से सुन लो, अगर वो फ्री है किसी को देने के लिए तो इट मींस वो ज्यादा बेसिक होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका प्लस आई वाले ग्रुप होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, हाँ या ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, या बोल दो माइनस आई ग्रुप। बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो? नो मैम। तो अगर बच्चे मैं मान लो सपोज यहाँ पे लेके चलती हूँ, सपोज मैं लेके चलती हूँ टर्शरी कार्बन क्या होता है? ये होता है ना, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है ना, ये होता है ना। सपोज यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, ये टर्शरी होता है। एक मैंने सपोज मान लिया सेकेंडरी, यहाँ पे देखो सारे, एक मैंने मान लिया प्राइमरी, है ना। अगर मैं बच्चे इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे मुझे? अगर मैं ऑर्डर पूछ लूं बेसिक स्ट्रेंथ का तो आप क्या बोलेंगे? देखो ना, प्लस CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, यानी कि 3 CH3 यहाँ पे अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, और प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है ठीक है। और ये यहाँ पे ये क्या मैंने लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ, जैसे सपोज मान लो बच्चे ये है आपके पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे मैं एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो देखो ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये जाके क्या करेगा? अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली नाइट्रोजन पे अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, उतने ज्यादा क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये तो टर्शरी वाला केस हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं अमीन्स के केस में बच्चे, तो अमीन्स के केस में क्या होगा? ये देखो, इधर देखो, ध्यान से देखना। अभी ना हमें डिस्कस करना है गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, और एक्वस मीडियम में, दोनों में अलग अलग होते हैं। मैं आपको दोनों समझाती हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं टर्शरी अमीन ले रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं सेकेंडरी अमीन ले रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ प्राइमरी अमीन। समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी देखने आता है या समझाऊं? आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है बच्चे, उसको बोल दो टर्शरी। 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, और अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। अब कहोगे मैम कार्बन का ये R ही तो है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक अमीन्स बोलते हैं। अगर आप एरोमेटिक ले लेते R तो आप उसको बोलते कि वो एलिफेटिक अमीन ना होके एरोमेटिक अमीन है। जैसे ये देखो, इधर देखो सारे, ये क्या है? एनिलीन है, तो ये कैसा है? एरोमेटिक अमीन है। क्लियर है इस चीज का? बताओ। चलो अभी देखो, इसमें तो वही फंडा है,
टर्शरी वाला ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो ना इधर ये लोन पेयर है, ये जो 3 प्लस बेसिकली जो 3 R ग्रुप है इनका प्लस साई इफेक्ट है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो भैया वो जल्दी से H प्लस पे अटैक कर पाएगा। यहाँ पे 2 ही ग्रुप है और यहाँ पे 1 ही ग्रुप है। तो यानी कि गैस फेज में तो जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि टर्शरी वाले का ज्यादा होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब उसमें पानी आ जाता है, जब पानी डाल देते हो आप, तो उसमें क्या चेंज आता है बच्चे, आपको ध्यान से देखना है। तो देखो क्या होगा, ये देखो ये सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, देख पा रहे हो सारे। तो क्या बनेगा इधर देखो, क्या यही बनेगा? हाँ या ना, बोलो करो। अभी वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ भी अट्रैक्ट होंगे, इसके पास भी और इसके पास भी जाएंगे। अगर मैं सेकंड वाले केस में बात करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर देखो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस H के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर टर्शरी वाला ले लूंगी तो टर्शरी में क्या होगा, इधर देखो, सिर्फ एक ही के वन साथ। हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही के साथ होगा, शाबाश। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्वेशन किसकी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे प्राइमरी वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल गिरेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सॉल्वेशन एनर्जी तो के अकॉर्डिंग तो बच्चे ये होगा, जबकि हम प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये बोल रहे थे। ये तो लोचा हो गया, ये तो लोचा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्वस मीडियम में कैसे बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है? तो बच्चे इन दोनों को मिला के एक्सपेरिमेंटली कुछ किया गया। क्या किया गया कि अगर, तो ये आपको लर्न करना है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये लर्न करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में वैसे लर्न करने की चीजें नहीं होती, लेकिन ये करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर तो आपका R मिथाइल है तो क्या होगा, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल देन प्राइमरी और टर्शरी। 21-3, या तो आप 213 बोलो या 21-3, जो आपका मन है वो बोलो। अगर R इथाइल है, ET क्या होता है, इथाइल होता है। अगर आपका इथाइल है तो सेकेंडरी ज्यादा, टर्शरी ज्यादा, देन प्राइमरी ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो एक्टिव मीडियम में आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो मैंने आपको बताया। गैस फेज में आप वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। हाँ बोलो बोलो। मैम मिथाइल के नीचे इथाइल लिखा है ना, स्टेबल। हाँ, इथाइल, ET बेटा, ET। ओके मैम। क्लियर हो गया सबको? RME का मतलब है मिथाइल। ME बच्चे मिथाइल, ये देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ME का मतलब मिथाइल है। चलो अभी मुझे एक बात जल्दी बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन लिखती हूँ और ये कार्बन आयन लिखती हूँ, वैसे आपने सीख लिया ये, और यहाँ पे लिखती हूँ फ्री रेडिकल, तो मुझे ये बताओ कौन से ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे? प्लस आई वाले करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। यस नेगेटिव वाले करेंगे, प्लस आई वाले नहीं करेंगे। हैं क्या क्या बोले? पॉजिटिव वाले करेंगे। हाँ, और कार्बन आयन को माइनस आई वाले बोलो। यस मैम। और फ्री रेडिकल को भी बच्चे कौन से करते हैं? प्लस आई वाले। प्लस आई। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसको भी प्लस आई वाले ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई? बोलो हाँ या ना। यस Yes, ma'am. मैं ये लिख दूं कार्बन आयन में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, हाँ मैम। और यहाँ पे लिख दूं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यस मैम। चलो Yes, ma'am. क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। ये लो बच्चे, मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगी, तुम टेंशन ना लो। यस मैम, आप अपलोड कर देना। हाँ मैं कर देती हूँ, वैसे कर दूंगी मैं, ठीक है, इसकी टेंशन ना लो, आपको बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा जैसे करना है। बस ये लास्ट है, फिर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। क्या देखो, चलो पहला है कार्बोकेटाइन। अब सोच समझ के बताना, हैंड रेस करना, मुझे बताओ ABCD का ऑर्डर क्या लगाऊं? हैंड रेस करो, कोई बात नहीं बच्चे, अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगी। खुशी बताओ। मैम ADCB। इसका ऑर्डर बता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मैम इंक्रीजिंग में।
अच्छा, ए का मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे कम होगा? मैम नो मैम, ए का सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद देन डी का, फिर सी का और फिर बी का। ये CN है बच्चे, कहीं आपको कंफ्यूजन हो रही हो। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कार्बोकेटायन है। अभी मैंने बताया ना प्लस आई की कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितने ज्यादा आपका अरे म्यूट कर लो, अभी बताया नहीं मैंने ये आपको, देखो ना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्लस आई। तो देखो ना सबसे ज्यादा प्लस आई CH3 का होता है बेटा, बाकी सारे तो माइनस आई ग्रुप है। तो बी को तो सबसे आगे लगाओ, है ना, और ए को सबसे पीछे लगाओ। समझ रहे हो इस बात को? बोलो। अब सी और डी में से माइनस आई किसका है? जिसका ज्यादा उसको पीछे फेंको। BCDA। BCDA। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। आगे आओ, इसका ऑर्डर बताओ मुझे। इसका आपको बताना कार्बन आयन का। देख लो पहले कौन सा चार्ज लगाओ। इधर देखो, ये देखो नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब बेसिकली आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो देखो किसमें कौन होगा सबसे ज्यादा? ए होगा, बताओ। यस मैम, ए सबसे ज्यादा। डी होगा क्योंकि आई है, हेलोजन है। इसके बाद उसके बाद बी होगा और सी होगा, क्योंकि सी का CD3 का सबसे ज्यादा, मैंने कहा था ड्यूटेरियम का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। अगर प्लस आई है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। ये देखो यहाँ पे लिख के दिया था मैंने आपको, ये रहा, हाँ गया। यहाँ पे देखो प्लस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बन आयन, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बन आयन। इनको लिखो अपने साथ, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है सेकंड वाले क्वेश्चन में तो बताओ मुझे। नो मैम, क्लियर। अभी इसका देखो, इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे? रेडिकल वाले का बताओ बच्चे। बी का सबसे पहले, फिर ए का और फिर सी का। मैम BAC। क्यों? क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। NH2 और NO2 का क्या होता है? माइनस आई। सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का होता है, तो उसको सबसे पीछे फेंक दिया, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। हाँ जी, जो प्लस आई इफेक्ट है वो सी और हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम वो सी, मैम जो सी सेकंड क्वेश्चन में सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है ऊपर? CD3 है बेटा, ड्यूटेरियम है ये। और मैम फर्स्ट सेकंड के जो फर्स्ट फिगर में NMA3 के ऊपर पॉजिटिव है, ट्राई मिथाइल अमीन है वो। हाँ हाँ लीव कर सकते हो, ट्राई मिथाइल अमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। NME3। हाँ NME3 दिख नहीं रहा क्या सही से? दोबारा से लिख दूं क्या? यस मैम। NME3 अब ठीक है? यस मैम, क्लियर है। ओके, और कुछ? आशुतोष तुम क्या कह रहे थे बेटा? कौन से वाला इसी का? एक्वस मीडियम वाला। अच्छा मैं बता रही हूँ, इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताओ, ताकि मैं फिर एक ही डाउट लूं तुम्हारा। क्या ये कॉमन डाउट है एक्वस वाला? हाँ जी बोलो। मैम जो हमारा थर्ड वाला था उसमें हमने मतलब उसमें रेडिकल लगे हैं, लेकिन हमें रेडिकल को देखना नहीं है ना, हमें तो ग्रुप देख के ही बताना है ना। देखो रेडिकल की तो बच्चे स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है, और रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मतलब प्लस आई इफेक्ट के ऊपर, राइट? तो आप देखो ना सबसे ज्यादा प्लस आई CH3 का है, तो मैंने सबसे आगे वही लगाया। उसके बाद NH2 और NO2 में से आप देख लो, NO2 का तो बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, तो वो सबसे पीछे जाएगा। ठीक है, अभी मैं आज जब आपको रेजोनेंस करवाऊंगी ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि NH2 प्लस आपका बेसिकली प्लस R इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी मैंने जितना समझाया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है बच्चा? ओके मैम। चलो हाँ, एक्वस मीडियम वाला देखो सारे। हाँ अनिकेत क्या कह रहे हो तुम, बताओ। मैम रेडिकल वाले में कैसे पता करेंगे कि प्लस आई या माइनस आई? अभी मैंने क्या बताया था, ये मैंने इतने ग्रुप किसके लिए लिख के आई थी? मेरे लिए, तुम्हारे लिए? हैं बताओ भाई। हमारे लिए। फिर चलो इधर देखो, एक्वस मीडियम वाला कैसे ध्यान रखोगे? इधर देखो, एक्वस मतलब पानी। अब पानी का मतलब क्या है? पानी किससे इंटरेक्ट करेगा? देखो ना, H से करेगा, तो इसमें 3 H है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ही है तो 2, सॉरी सेकेंडरी वाले में 2 है तो 2, टर्शरी में
एक है तो एक से ही करेगा। तो यानी कि अगर मैं पूछूं कि सोल्यूशन किस में ज्यादा है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, लेकिन अगर हम प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा वही वाला फंडा आएगा, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब तो हम फंस गए। तो एक्वस मीडियम में हम कैसे ऑर्डर लगाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ का? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आर ग्रुप मिथाइल है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला होगा 213। अगर आर इथाइल है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चे 231। अब समझ में आया आशुतोष, इशिका? यस मैम। अभी भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगी क्वेश्चन करेंगे। देखती हूँ अगर इसके और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो वो करवाऊंगी, और फिर हम हाइपर कंजुगेशन भी करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो जितना करवाया ऑर्गेनिक को साथ साथ करते जाओ, और अगर आपको कोई पॉइंट आपको लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, उसको स्टार बना के लिख लिया करो, या नोट बना के लिख लिया करो, या क्लाउड में लिख लिया करो, तुम्हारी मर्जी है। आशुतोष पहले तो ये बताओ आया क्या नहीं, ताकि मैं समझ पाऊं, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझाऊं क्या नहीं समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन का ये अटैक कैसे करवाया ये समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ। मैम जी इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये सॉल्वेशन में 1 2 3 कैसे आ गया? बच्चे देखो ना, सोल्वेशन किस में ज्यादा हो रही है? पूजा, सोल्वेशन का मतलब क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करना। जितने वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे उतनी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो किसकी सोल्वेशन पावर ज्यादा है? प्राइमरी वाले की ना। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। देखो ना, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी की और टर्शरी की। लेकिन प्लस आई के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो हम तो फंस गए इसमें, है ना? तो हम कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बोल दिया आशुतोष, लर्न करना है आपको। अगर आर मिथाइल है तो 213 आएगा, और अगर आर इथाइल है तो ऑर्डर क्या आएगा? 231 आएगा। मैंने पहले ही लिखा। रीजन नहीं है? हाँ, रीजन नहीं है मैम? रीजन देखो है, सच्ची बताऊं है, लेकिन अलग अलग बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है रीजन। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप फिर भी सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। देखो मतलब प्रॉपर रीजन तो नहीं है, प्रॉपर रीजन तो मैं ये बता सकती हूँ। देखो एमई में क्या है, मिथाइल में सेकेंडरी वाला ज्यादा क्यों आया होगा? क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने बेसिकली एक्वस वाला जो सोल्वेशन वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट कर रखा है। ठीक है, टर्शरी वाले को सबसे पीछे फेंक रखा है। जबकि इथाइल में क्या हो जाता है, मिथाइल से ज्यादा बल्कि हो जाता है। तो अगर मिथाइल से थोड़ा ज्यादा बल्कि हो गया तो उसमें उन्होंने गैस फेज वाला ऑर्डर लगा दिया। तो मतलब ऐसे करके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है इन दोनों में। तो इसीलिए आपको हर, चाहे आप कहीं भी जाओ, हर टीचर यही कहता है कि ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो लर्न करोगे फायदे में रहोगे, नहीं करना लर्न तो एज यू विश। लर्न नहीं करना तो एज यू विश। ठीक है मैम, नहीं लर्न कर लेंगे। हाँ, लर्न करना है बच्चे। ठीक है, कि आर मिथाइल है तो ऐसा होगा, इथाइल है तो ऐसा होगा। ठीक है, चलो। हाँ, ये आप ये जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो कि टर्शरी वाला मिथाइल में क्यों पीछे आया और इथाइल में पहले क्यों आया। क्योंकि इधर देखो बच्चे, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि CH3 में एक ही कार्बन है जबकि इथाइल में 2 कार्बन है। तो इसका क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इस वाले का गैस फेज वाला ऑर्डर लगा रखा है ना। इसमें बेसिकली प्लस आई वाला ऑर्डर लगाया है बेसिकली, क्योंकि CH3 CH2 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है CH3 से। तो इसीलिए सेकंड वाले में टर्शरी को पहले लगा दिया, एमई वाले में पीछे फेंक दिया। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है मैम। हाँ जी, मैम एच के साइड में आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? मैम एक्वस मीडियम में। ये जो मैंने येलो से लिखा है ये कह रहे हो क्या? नो मैम, मैम एन के बाद जो एच है ना, H2 है। उसके मैम वो जो एच के साइड में क्या लिखा है? मैम तो वो H2O मॉलिक्यूल दिखाया है मैम आपने। हाँ, जो ये H2O वाटर मॉलिक्यूल दिखाया, OH2 है बेटा। ओके ओके मैम। OH2 पहले। और बोलो। मैम OH2 से पहले क्या लिखा है? NH है, NH है। जूम कर लो, नहीं दिख रहा तो। नहीं मैम, वो N नहीं बना ढंग से। NH है बेटा, NH है। ओके मैम। ये बोल रहे हो ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, जो मैंने डॉटेड से दिखाई, डैश से दिखाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैम जहाँ आपने OH2 लिखा था ना ऊपर अभी, हाँ उससे हाँ पहले। हाँ, अच्छा ये बोल रहे हो क्या? ये H है बेटा। चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगी ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा बोलो।
मैम नोट्स अभी अपलोड कर देना। हाँ कर दूंगी बच्चे। पीके वाला देखो, अभी देखो पीके वाला कहाँ गया। पीके वाला इधर देखो बच्चे, देखो ना के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना। तो अगर सपोज देखो मैं इसको लिख रही हूँ, इधर देखो सारे बच्चे, पीके वाला नहीं समझ में आया तो देखो, सपोज बच्चे मैं ये लिखती हूँ H2SO4 वाला। बच्चे मेरे से पर्सनली पूछ लेना, क्योंकि अभी मेरी 8.5 डाउट और मैंने रेडिकल वाला तुम्हें डाउट तुम्हारा सोल्व कर दिया अगर तुम्हें याद हो तो। अगर मैं इसका बच्चे के लिखूं तो कैसे लिखूंगी, H+SO4 नेगेटिव और डिवाइड बाय H2SO4, यही लिखूंगी, हाँ या ना। हाँ मैम। तो अगर मैं बोलूं के ज्यादा होगा तो इट मीन्स H+ ज्यादा होगा, बोलो। यस मैम। इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नहीं आया तो मेरे से पर्सनल नंबर पे पूछ लेना, ठीक है। और पीके क्या होता है बच्चे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के होता है। तो अगर के ज्यादा है तो पीके कम नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, क्योंकि माइनस लगाओ बेटा। अभी समझ में आया। पीके क्या है, माइनस लॉग ऑफ के है। अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो पीके की कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चा, अब बोलो। यस मैम। ठीक है। फ्री रेडिकल वाला क्वेश्चन दोबारा से बच्चे बताओ। तुमने पूछा था मैम ये कैसे पता चलेगा +IR -IR। अरे ये मैंने ग्रुप किस लिए लिखवाए हैं, ये ग्रुप क्यों लिखवाया है मैंने, इनको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना अनिकेत। तुम्हें ऐसे कैसे बता दोगे, सपने में आएगा क्या किसका +I ज्यादा है किसका -I ज्यादा है। हाँ बताओ मुझे। लॉजिक भी लगा सकते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप। हाँ बिल्कुल लगेगा। ऑर्डर में देखो, ऑर्डर में लॉजिक नहीं है कि ये पहले क्यों है, बहुत मतलब लगा भी सकते हो, लेकिन सबका आप कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज का, इसका तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा -I शो करेंगे, इसलिए इनको पहले लगाया। समझ रहे हो। यहाँ पे देखो हेलोजेंस जो है पीछे आए हैं, क्योंकि इनसे पहले धुरंधर आ गए ना आगे, NO2 वाले, सल्फर वाले, ऑक्सीजन वाले। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ 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 आशुतोष, सोल्वेशन वाले केस में जितनी ज्यादा सोल्वेशन होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।